आपने जैसे कि बताया कि 1994 में पार्टी कायम हुई, दिल्ली में ये पार्टी बनी, इसकी क्या वजह है? इसकी देखिए तारीख। मैं उत्तर प्रदेश की और नॉर्थ इंडिया की सियासत में साबका 56 साल से हूँ लगातार। मुस्लिम मजलिस के ज़माने से सियासत में हमने कदम रखा था। तालिब इल्म के ज़माने में डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी ने जब मुस्लिम मजलिस बनाई, सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी जैसी पार्टी मिट तो सकती है लेकिन कोई समझौता नहीं कर सकती आरएसएस से, जो इस वक्त बड़ी ज़रूरत है इस वक्त मुल्क में सियासतदानों, सियासी जमातों के लिए। उनके बारे में यहाँ तक लोग कहने लगे कि उनकी सफ़ेद धोती के अंदर आरएसएस की नेकर रहती है। उसका जो रवैया रहा बाबरी मस्जिद के कब्जे में, बाबरी मस्जिद के इंहदाम में, वो निहायत ही अफसोसनाक रहा, मुल्क की जमहूरी अक़दार को पामाल करने वाला रहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी। इस वक्त मैं केरला में मौजूद हूं और केरला का बहुत ही मशहूर शहर है कालीकट, जिसको मल्लापुरम भी कहा जाता है। कालीकट मल्लापुरम दोनों बहुत मशहूर एरिया है, तारीख़ी जगह है और कई सारी तहरीक का ये इलाका केरला का मरकज़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है इंडियन नेशनल लीग के कौमी सदर के साथ। आपको मालूम है कि केरला की शनाख्त कई वजह से है, उसमें से एक है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तब पहली पार्टी हिंदुस्तान में बनी जिसका नाम रखा गया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। शुरू में कई जगहों पर पार्टी थी, फिर केरला में महदूद हो गई, हुकूमत में कई मरतबा हिस्सेदार रही है। लेकिन 1994 में, बल्कि 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई। उसके बाद कुछ मामला हुआ और मुस्लिम लीग की क़यादत ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद ख़त्म करने का फ़ैसला किया और उसी वक्त एक नई पार्टी वजूद में आई जिसका नाम है इंडियन नेशनल लीग। आपकी जानकारी के लिए हम आपको ये भी बता दें कि इस वक्त केरला में जो लेफ़्ट पार्टी की हुकूमत है उसके अलायंस में इंडियन नेशनल लीग भी शामिल है और इंडियन नेशनल लीग का एक एमएलए कैबिनेट मिनिस्टर भी है और भी कई सारी जिम्मेदारियां हैं। मुस्लिम लीग इस वक्त केरला में हुकूमत में शरीक नहीं है क्योंकि उनका अलायंस कांग्रेस के साथ है। कब ये पार्टी बनी, कैसे बनी, क्या पूरी तारीख़ है, इस वक्त इस पार्टी की क्या हैसियत है, इसके अलावा हिंदुस्तान में और कितने सूबों में पार्टी काम कर रही है, आगे काम करने का इरादा है, तमाम उमूर पर तफसील से बातचीत करेंगे इंडियन नेशनल लीग के कौमी सदर जनाब सुलेमान साहब के साथ। हम आपको भी बता दें कि जो इंडियन नेशनल लीग के बानी हैं इब्राहिम सुलेमान सेठवाला, आप उनके साथियों में हम असर हैं। उन्होंने पार्टी कायम की, उसके साथ आप रहे। आप पहले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में थे, फिर इस पार्टी में शामिल हुए। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ आप लोग थे, फिर ये नई पार्टी यानी इंडियन नेशनल लीग बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई, क्या उस वक्त का माहौल था? देखिए, हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में 35 साल तक थे, मैं भी था और इब्राहिम सुलेमान सेठ साहब के साथ 1970 से लेकर 1992 तक मुस्लिम लीग में हम लोग काम कर रहे थे। कांग्रेस का इलाक़ था केरला में और सरकार में हमारे 4 मिनिस्टर थे और जैसा कि आपने कहा अभी कि हम बाकायदा हुकूमत के मुख्तलिफ सूबाजात में हम शरीक थे हुकूमत चलाने में। लेकिन कांग्रेस की जो कौमी क़यादत थी पीवी नरसिम्हा राव की, उसका जो रवैया रहा बाबरी मस्जिद के कब्जे में, बाबरी मस्जिद के इंहदाम में, वो निहायत ही अफसोसनाक रहा, मुल्क की जमहूरी अक़दार को पामाल करने वाला रहा। बाहैसियत वज़ीर-ए-आज़म की उन्होंने ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। उनके बारे में यहाँ तक लोग कहने लगे कि उनकी सफ़ेद धोती के अंदर आरएसएस की नेकर रहती है। उसकी वजह यह है कि जिस दिन बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था, हम सब दिल्ली में थे। कायद महबूब मिल्लत इब्राहिम सुलेमान सेठ, हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी, फैसला बोर्ड की पूरी क़यादत मौजूद थी दिल्ली में और हमारे शहाबुद्दीन साहब, ये सारे के लोग मौजूद थे और फ़िक्रमंद थे इसलिए कि एक एक लम्हे खबर आ रही थी कि दहशतगर्द अनासिर हज़ारों की तादाद में बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ गए हैं, उसको शहीद करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। 11:20 पर वज़ीर-ए-आज़म से टाइम मांगा जा रहा था, नरसिम्हा राव से। उनके सेक्रेटरी कह रहे थे पूजा कर रहे हैं, शाम तक वो पूजा करते रहे, टाइम नहीं दिया। उन्होंने अपने वज़ारत उज़्मा की ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की और बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। इन हालात में जाहिर है कि सेकुलर जहन के हिंदुस्तानी, ख़ास तौर पर मुसलमान ने ठगा सा महसूस किया और उन्होंने तकरीबन 7 बजे वक्त दिया मुस्लिम वफद से मिलने का। इसने नरसिम्हा राव ने 7 बजे दिया। उस इत्तेफाक से उस वफद में मैं भी था। उसमें अब्दुल समद सिद्दीकी साहब राज्यसभा के, इब्राहिम सुलेमान सेठ साहब, शहाबुद्दीन साहब, बनतवाला साहब और काबिल ज़िक्र तमाम मुस्लिम कायदीन, सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब, मेंबर पार्लियामेंट हैदराबाद, सब थे। जब उनसे शिकायत की गई तो उन्होंने कहा हमें कल्याण सिंह ने ठगा,
सवाल किया गया कल्याण सिंह कैसे टक सकता है, पूरी कुव्वत आपके हाथ में थी, आपने मिलिट्री भी वहाँ फैजाबाद के चारों तरफ भेज दी थी, लेकिन आपने उस मौके पर जहाँ बाबरी मस्जिद का प्रीमिसेस था चारों तरफ, उसकी सिक्योरिटी में आपने, बाबरी मस्जिद की सिक्योरिटी में आपने मिलिट्री को नहीं लगाया, जबकि आपको अख्तियार था कि वहाँ की हुकूमत को भी हिरा सकते थे 356। जब वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन हो गया था, दस्तूरी तमाम सिस्टम तहस नहस तबाह कर दिया था कल्याण सिंह की हुकूमत ने, तो आपने नहीं किया। सेठ साहब ने कहा यू हैव चीटेड द कंट्रीमैन। सेठ साहब हमारे मरहूम कहे थे, उनका आपने मुल्क वासियों को धोखा दिया है। कोई जवाब उनके पास नहीं बना, सिर्फ ये कहा आप जो चाहें सेठ साहब मफरूजात गढ़ लें। ये जवाब उनका बहुत ही एक मासूमाना सा था, बहुत ही यानी एक स्यूट सा, और मैं ये कहूँगा हिंदी में लफ्ज़ है कुटिलता भरा हुआ जवाब। मतलब कोई माजरत भी नहीं कि उनको कुछ अफसोस भी नहीं था, माजरत भी नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर रहा कि उसके बाद उन्होंने ऐलानात किए पब्लिक में कि बाबरी वहीं बनाई जाएगी, जो भी झूठ था, वो भी झूठ था। पर जब ये सब हो गया तो मुस्लिम लीग की क़यादत में इस पर सिलसिला गुफ्तगू का शुरू हुआ कि अब क्या ऐसी हालत में नरसिम्हा राव की कांग्रेस साथ हम रह सकते हैं। उस वक्त सेंटर के क़यादत में इब्राहिम सुलेमान सिंह सदर थे, GM बनात वाला जनरल सेक्रेटरी थे और मैं सेक्रेटरी था। हाई पावर कमेटी में हम 3 थे, तीनों का मुत्तफ़क़ा फैसला हुआ कि अब हम इन इक़दामात के बाद, नरसिम्हा राव की इस गफलत के बाद, मुजरिमाना गफलत के बाद कांग्रेस के साथ सियासी रफ़ाक़त में नहीं रह सकते, हमें उससे रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। और ये कहकर हम लोगों ने एक फ़ैसला लिया कि 3 लीडर, एक आप थे, इब्राहिम सुलेमान सेठ साहब और GM बनात वाला, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, हम तीनों हाई पावर कमेटी थे। तीनों का फैसला हुआ बिल-इत्तेफ़ाक़ राय कि अब हमें नरसिम्हा राव जैसे शख्स की क़यादत वाली कांग्रेस पार्टी से कोई रिश्ता नहीं रखा। हमने ऐलान कर दिया, लेकिन एक ज़ाब्ता होता है उसका, उसमें फिर ये कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि नहीं साहब, इसका पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो शॉर्ट एक छोटी कमेटी होती है पार्टी की, उसकी मीटिंग बुला कर फैसला लिया जाए। उसकी मीटिंग बुलाई गई, 9 मेंबर थे उसमें हसनुज़्ज़मा साहब बंगाल के थे, एक अब्दुल दुनिया में भी नहीं रहे, शिहाब तंगल साहब केरला के थे, दुनिया में नहीं रहे, मंजूर आलम साहब टाउक राजस्थान दुनिया में नहीं रहे। उस कमेटी के मेम्बरान में इकबाल ज़फ़र हम मौजूद हैं, बस 2 ही बचे हैं, बाकी सब दुनिया में नहीं रहे। उसमें 9 में से 5 लोगों ने बिल-इत्तेफ़ाक़ राय फैसला किया कि हुकूमत के साथ, कांग्रेस की हुकूमत के साथ में नहीं रहना है, हमें रिज़ाइन करना। ठीक है, हुकूमत गिर जाती केरला की, लेकिन केरला के वज़रा हुकूमत छोड़ने को तैयार नहीं। मतलब यहाँ भी यानी PCA जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, उसमें भी अक्सरियत की राय थी कि नहीं रहना है कांग्रेस के साथ। के बाद नरसिम्हा राव की जो चीटिंग है, जो धोखा दिया है उन्होंने मुल्क को, ख़ासतौर पर मुसलमानों को, उसके बाद कांग्रेस के साथ किसी किस्म के अलायंस की सियासत, रफ़ाक़त की सियासत का सवाल नहीं पैदा होता। मेजॉरिटी ये थी। अब मेजॉरिटी का फैसला हो गया, उस पर मिनिस्टर्स ने यहाँ के साहब हमें आपके हुकूमत से महरूम करना है, बाबरी मस्जिद तो यूपी में है, हमें क्यों सज़ा दे रहे हैं? नहीं भाई, मुस्लिम लीग एक है, पार्टी एक है, लीडर एक है, पार्टी का फैसला है कि आपको हुकूमत से इस्तीफ़ा देना है। उस तैयार नहीं थे, और उन्होंने किसी तरह मरहूम बनात वाला साहब को मुतमईन कर लिया, क्योंकि राज्यसभा उस समय पार्लियामेंट में नहीं थे, ये अहमद थे। ये अहमद ने उनको कहा कि आप लोकसभा में चले जाइएगा, आप साथ दीजिए हमारा, और इस तरह से हम इक़्तिदार से बाहर हो जाएंगे। बहरहाल जब इक़्तिदार केरला वाले छोड़ने को तैयार नहीं हुए। ये अहमद कौन? ये अहमद इंडस्ट्री मिनिस्टर थे मरकज़ में, मुस्लिम लीग के मिनिस्टर थे। अच्छा। UAPA फर्स्ट कांग्रेस के साथ, वो भी हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते थे। बहरहाल ऑल इंडिया कमेटी की मीटिंग बुलाई गई, ऑल इंडिया काउंसिल बुलाई गई, वही आखिरी फैसला लेने वाली थी। उसमें बादा इख्तलाफ राय हुआ। 60% लोग काउंसिल के इस राय के थे कि कांग्रेस से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग केरला के लोग नहीं चाहते थे कि हुकूमत से हम बाहर आएँ, हुकूमत से चिपके रहना चाहते थे। ये वसूली टकराव हुआ। कायद महबूब मिल्लत इब्राहिम सुलेमान सेठ और तमिलनाडु के MPs और केरला के 2 मिनिस्टर्स और कर्नाटका के MLA कमरुल इस्लाम साहब, दुनिया में कोई नहीं बचे। अब सब ने कहा नहीं, हुकूमत का सवाल नहीं है, MLA-शिप का सवाल नहीं है, ये तो बहुत उसूली बात है। इन हुड़दंगियों ने, इन दाह पसंदों ने, इन दहशतगर्दों ने बाबरी मस्जिद नहीं गिराया, संविधान गिराया है, संविधान को तोड़ा है। और संविधान के तोड़ने में वज़ीर आज़म हिंद PV नरसिम्हा राव का पूरा किरदार है। उनकी एक तरह से अंडरस्टैंडिंग लगती है।
वरना वज़ीर आज़म बनने का हक अदा फ़र्ज़ अदा किया होता तो होता ही नहीं है। लिहाजा अब हम उनके साथ नहीं रह सकते। इसी बुनियाद पर इख्तलाफ हुआ। हम लोगों ने कहा नहीं, मुस्लिम लीग में इस तरह साथ केरला वालों के साथ नहीं रह सकते, और फिर अलग हट गए। अलग हटने के बाद में ये नहीं बेहतर महसूस नहीं किया कि मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में बढ़ जाए। मुस्लिम लीग इब्राहिम सुलेमान सेठ, मुस्लिम अब शिहाब तंगल, ये मुनासिब नहीं था। हमने पूरे मुल्क का दौरा किया, सेठ साहब के साथ में था। सेठ साहब ने ये जिम्मेदारी हमें सौंपी, पूरे मुल्क का दौरा किया। हमने पहले अकेले किया, मुस्लिम लीग के कैडर से मिले, फिर सेठ साहब हम दोनों निकले, उलमा से मिले, हज़रत मौलाना अली मियाँ से मिले और रियाजुल हसन साहब से मिले, और तहरीक क्या नाम है तामीर मिल्लत के हैदराबाद, तमाम लोगों से मुल्क मुराद क्या करना चाहिए। लोग राय हो कि सेठ साहब मुस्लिम लीग में वो लोग जो मौका परस्त हुकूमत के लिए सब कुछ उसूलों को कुर्बान करने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा आ गए हैं केरला में। आपको हमारे ख्याल में हट के नई बात सोचनी चाहिए, नए अंदाज में सोचना चाहिए। 1.5 साल तक हम लोगों ने मशवरे करने के बाद एक मुंतखबा इजलास बुलाया गालिब एकेडमी, गालिब हॉल निज़ामुद्दीन में 23 अप्रैल 2094 को। 750 लोग उसमें थे, उस इजलास में। नॉर्थ इंडिया के 200 रहे होंगे, 550 तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के थे। तो वही है कि जब केरला के, तमिलनाडु, कर्नाटक के लोग होंगे तो अंग्रेज़ी गालिब होगी। तो उसका नाम इंडियन नेशनल लीग पड़ा, नाम अंग्रेज़ी में इत्तफाक हो गया, उस पर इंडियन नेशनल लीग नाम पड़ा। उसमें सेठ साहब सदर हुए, एम ए लतीफ़ तमिलनाडु के MLA थे जनरल सेक्रेटरी, और मैं तंजीमी सेक्रेटरी। उसमें भी 3 जिम्मेदारी दी गई हम लोगों को, और वो इस तरह से 1994 में इंडियन नेशनल लीग का काफ़िला दिल्ली में इसकी बुनियाद पड़ी माशाल्लाह, वो काफ़िला शुरू हो गया। सेठ साहब हम तीनों ने काम शुरू किया, माशाल्लाह चलने लगे। 96 में इलेक्शन पहला हुआ तो उसमें हम लोगों ने 3 रियासतों में खाता खोला असेंबली में, और एक तमिलनाडु में हमारे 6 MLA जीत गए, कर्नाटक में 1 MLA जीता। केरला में अलबत्ता चूँकि हमारा अलायंस नहीं था किसी से, उस वक्त तक कम्युनिस्ट हमारे साथ नहीं थे, हम नहीं जीत पाए। इलेक्शन लड़े, हम जीते नहीं। बहरहाल ये कारवां रवां दवा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और इंडियन नेशनल लीग काम करने लगी। ये है तारीख इंडियन नेशनल लीग की। आपने जैसे कि बताया कि 1994 में पार्टी कायम हुई, दिल्ली में पार्टी बनी, और दिल्ली में पार्टी कायम होने का मतलब है कि दिल्ली में या कम से कम नॉर्थ इंडिया में आपकी पार्टी का रसूख होना चाहिए था, वहाँ सियासी वजूद होना चाहिए था। लेकिन इस वक्त केरला में तो आपकी पार्टी का सियासी वजूद नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके लोगों ने जीत हासिल की है, पहले भी जीत हासिल की, आप हुकूमत में शरीक है। और कल जब मैं रैली में शरीक था तो मैंने देखा कि बिला मुबालगा 7-8 किलोमीटर तक लंबी रैली थी, हज़ारों लोग INL का यानी इंडियन नेशनल लीग का झंडा लेकर के रैली में जा रहे हैं, पूरा कैडर मौजूद था। नज़र आया कि आपकी पार्टी केरला में दमखम रखती है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में या हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों में INL नहीं है। इसकी क्या वजह है? इसकी देखिए तारीख, मैं उत्तर प्रदेश की और नॉर्थ इंडिया की सियासत में साबका 56 साल से हूँ लगातार। मुस्लिम मजलिस के ज़माने से सियासत में हमने कदम रखा था, तालिब इल्म के ज़माने में। डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी ने जब मुस्लिम मजलिस बनाई, मैं तो नौजवान था 19 साल का, लेकिन उनके साथ एक कारकुन के हिस्से से मैं शरीक हुआ। सियासी मुस्तकिल मिजाजी नॉर्थ के लोगों में खुद सियासी, जिसे अंग्रेज़ी में कहेंगे असर्टिव पॉलिटिक्स, यानी हम अपनी बात जोर देकर अपने पैरों पर खड़े होकर सियासत करें, इसका मिजाज नहीं पाया जाता है। नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर हमारे नौजवान अक्सरियत में सियासी नौकरी तलाश करते हैं, प्लेसमेंट तलाश करते हैं। हमने देखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारिग बड़े नौजवान, मैं नाम नहीं लूँगा, अब तो कोई सुप्रीम कोर्ट पर वकालत कर रहा है, कोई कहीं कोई वाइस चांसलर हो गया, आपके जामिया भी वाइस चांसलर होने वाले हैं, पहले इस यूनिवर्सिटी में हो गए थे, और कोई डिस्टेंट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर हुए, सारे के सारे लोग, एक आध को छोड़कर ज़्यादातर वो पढ़े लिखे नौजवान जो सियासी शऊर रखते हैं, उनके अंदर सब्र और इस्तकामत वो नहीं पाई जाती कि हम नहीं, हमारे आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा, इसके लिए एक सियासी बुनियादी काम किया जाए, जो कि साउथ में पाया जाता है। ये हकीकत है, और उसकी तारीख़ी वजह भी है। चूँकि आज़ाद हिंदुस्तान और तकसीम के बाद मुस्लिम क़यादत नॉर्थ की पाकिस्तान चली माइग्रेट कर गई थी, इज्जत कर गई थी। काबिल ज़िक्र क़यादत बची नहीं थी, बिहार की, बंगाल की, यूपी की, दिल्ली से, और जिस तरह तशद्दुद हुआ था और जिस तरह से लोग शहीद किए गए थे, पूरी तारीख़ है। तो खौफ का भी 30-35 साल तक तो खौफ का एक
लोगों के अंदर माहौल रहा। यानी जब हमने मुस्लिम लीग का काम शुरू किया तो मेरे फूफा, मेरे वालिद की बहन के शौहर जो कांग्रेस के कारपोरेटर सभासद थे, मैं 70s की बात कर रहा हूँ, तो हमारे घर गए और मेरे वालिद से कहा कि आपने बच्चे को, लड़के को अपने पढ़ने भेजा है या सियासत करने हो? सियासत भी कैसी कि छत में घास उगाएगी, घास निकालने वाला कोई नहीं होगा, इस तरह का सरकार आपके साथ मामला करेगी, यानी जेलों में भेज देगी। इतना खौफ पैदा करने की कांग्रेस के मुसलमान कोशिश कर रहे थे। मेरे साथ खुद ये मामला हुआ, पर वो अलग बात है कि मैं नहीं माना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई जिम्मेदारी थी नहीं। वालिदैन गाँव में थे और मैं अकेले कानपुर में था, शादी भी नहीं हुई थी, तो मैं लग गया और अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहा, काम भी किया। लेकिन आम तौर पे जो मिजाज है वो ये है कि अपनी जुदागाना इक़्तिदार में शिरकत की सियासत जो सब्र आमेज़ भी है, टाइम लेती है, हो सकता है उसकी किसी की ज़िंदगी में कामयाब ना भी मिले, उसको करने के लिए इस्तिकामत का बड़ा फुकदान है नॉर्थ इंडिया में, जो मैंने नफ्से एक तालिब इल्म महसूस किया है, जो मैंने महसूस किया, इंटरेक्शन महसूस किया। और जहाँ जहाँ थोड़ा इस्तिकामत का सबूत दिया हमने, वहाँ हुकूमत में बैठे लोग झुक कर बात भी करते हैं। मेरे जाती तजुर्बे ये हैं कि 1988 में जब मुस्लिम लीग ने 2-3 कारपोरेशन में कामयाबी हासिल की, तो कांग्रेस ने चलकर खुद हमसे समझौता किया कि मेरठ में कि मेयर हमारा कर दीजिए और डिप्टी मेयर आप ले लीजिए। और आज़ाद भारत की तारीख में उत्तर भारत में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि मुस्लिम सियासी पार्टी के साथ कांग्रेस ने समझौता किया। बल्दिया में क्या किया, इसी तरह बरेली में किया। बरेली में हमें 4 कारपोरेटर जीते, वहाँ भी नहीं मेयर बना सकते थे। तो ये हुआ। उसके बाद 89 में मैं मुस्लिम लीग का सदर था यूपी का, और मुलायम सिंह जी SJ संयुक्त समाजवादी जनता पार्टी साजपा के चीफ मिनिस्टर थे। जब उन्होंने महसूस किया कि वो तनहा नहीं जीत सकते, और पहले के इलेक्शन में उन्होंने कई सीटों में हराया था, तो उन्होंने मुस्लिम लीग से एडजस्टमेंट किया। ये हमारे अमली तजुर्बात हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम लीग है वो 1990 के आसपास में नॉर्थ इंडिया में भी या केरला के बाहर भी एक्टिव थी, चुनाव लड़ रही थी। जी हाँ, मुस्लिम लीग, मैं 88 में बता रहा हूँ, मुस्लिम लीग का मैं सदर था यूपी का, और 2 कारपोरेशन में कांग्रेस को हमसे एडजस्टमेंट करना पड़ा, लोकल बल्दिया ही की उसमें हुक्मरानी में करना पड़ा हमको। और 91 में खुद राजीव गांधी ने हमारी लीडरशिप से हमसे बात की कि आप हमें बहुत अटैक करते हैं, आप अटैक न कीजिए, हम माइनॉरिटी के रिजर्वेशन के लिए मैनिफेस्टो में लाते हैं। आज़ाद भारत में कांग्रेस ने पहली मरतबा माइनॉरिटी के रिजर्वेशन की बात अपने मैनिफेस्टो में रखी, पहली बार। बिल्कुल। हाँ, तो जब ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोगों ने केरला से हट करके नॉर्थ या पूरे भारत में क्यों कांग्रेस के साथ कभी अलायंस नहीं किया? नहीं, हमें कांग्रेस से कोई गुरेज नहीं है। देखिए, कांग्रेस की तारीख ये है कि उसने मुस्लिम सियासी ताकत को आज़ाद हिंदुस्तान में पनपने नहीं दिया। केरला में तो मुस्लिम लीग को अलायंस में इसलिए मजबूरी थी, बगैर मुस्लिम लीग के इक़्तिदार में रह नहीं सकते थे। हमारी भी मजबूरी थी, हम चल रहे थे साथ में, लेकिन उनकी फ़िरका परस्ती बेनकाब नहीं हुई थी। बाबरी मस्जिद के सामने से पहले फ़िरका परस्ती थी, अंदर अंदर कर रहे थे सारे काम, लेकिन बेनकाब नहीं हुई थी। तो 2 जगह उन्होंने मजबूरी में हमसे मुस्लिम लीग से अलायंस किया, केरला और बंगाल में। अच्छा, बंगाल में भी अलायंस? बंगाल में भी हमने उनके अलायंस में 7 MLA जीतकर 2 इंडस्ट्री मिनिस्टर और हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री हासिल की। कब, ये किस सन में हुआ? ये 1971 में हुआ। अच्छा, बंगाल के 1971 के चुनाव में उनको करना पड़ा हमारे साथ। मुस्लिम लीग के साथ जीते? जी, मुस्लिम लीग के साथ जीते। उनकी जैसे सरकार बन नहीं रही थी, तो उन्होंने बात की हमसे। हमने कहा भाई हम पावर शेयर के लिए बात करेंगे। उन्हें पावर शेयर करना पड़ा और हमारे 2 मिनिस्टर हुए 7 में से। लेकिन जब बांग्लादेश बनने की वो बात हो रही थी और फौजें हमारी वहाँ उतारी गई थी पूर्वी पाकिस्तान में जी, और मुसलमानों पर जुल्म होने लगा, तो एक सर्कुलर भेजा इंदिरा कांग्रेस ने दिल्ली से कि उर्दू स्पीकिंग मुसलमानों पर नज़र रखी जाए और एक्टिविस्ट को स्कैन किया जाए, स्कैनर पर लिया जाए। ये सर्कुलर गया और कैबिनेट पर रखे बगैर लागू कर दिया गया। जब ये पता चला तो हमारे मिनिस्टर ने इतराज़ किया, तो हुकूमत गिरा दी गई। तो जाहिर है मुस्लिम लीग के मिनिस्टर भी नहीं रहे। तो बंगाल में हुकूमत इसलिए गिरा दी गई कि मुस्लिम लीग के रहते हुए हम, मुस्लिम जमात के रहते हुए हम जुल्म नहीं कर सकते। कांग्रेसी मुसलमान को तो हम दबा लेकिन इनको कैसे डराएंगे? तो उन्होंने सरकार ही गिरा दी। तो ये एक्चुअली डुअल जो
रवैया रहा है, अनडेमोक्रेटिक रवैया रहा है कांग्रेस का, वो तारीख है। बिल्कुल। तो इस वक्त आप इंडियन नेशनल लीग है, मुस्लिम लीग भी मौजूद है और भी कई सारी पार्टियां हैं, तो इंडियन नेशनल लीग की सियासी हरीफ इस वक्त असल कौन है, मुस्लिम लीग या कोई और? देखिए, हम तो जो दोस्त है, हमारा दोस्त है, और जो सियासी बैटल में, जंग में खिलाफ खड़ा है, वो सब है। वो कांग्रेस हो, वो मुस्लिम लीग हो, या कोई भी हो। सीधी बात देखिए, पॉलिटिक्स में दोस्त, हरीफ और हलीफ दो में बार लाइन खींचती है। अब केरला में एलडीएफ के साथ, मुस्लिम लीग कांग्रेस के वोट साथ है, जो आपका वोट था मुस्लिम लीग में, आप इधर आ गए तो आप तो उसी वोट को हासिल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पार्टी वोट जो है फ्लूड होता है, जो पार्टी के साथ वोट होता है वही इक़्तिदार में लूज़र होता है या गेनर होता है, हासिल करता है या लूज करता है। ठीक है, आज की हालत ये है कांग्रेस की डुअल पॉलिसी की वजह से। राहुल गांधी काम कर रहे हैं, भारत जोड़ो में मेहनत कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन ये भी सही बात है कि कांग्रेस की जो पुरानी लीडरशिप है, आज भी बाकी है, अंदर मौजूद है, वो क्लियर लाइन नहीं ले पा रही है बीजेपी के, आरएसएस के खिलाफ, जो लेना चाहिए था उसको। आरएसएस मुल्क में जो ग्रोथ उसकी हुई है, उसकी पजीराई कांग्रेस ने की है, ये तारीख है। कांग्रेस ने उसको एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन माना हमेशा, नेहरू जी ने भी माना, पटेल साहब ने भी माना, और ये हकीकत है। बैन हुई आरएसएस, लेकिन उसकी सरपरस्ती भी की, पजीराई भी की उन्होंने, उसके इदारे कायम किए। यहाँ तक कि कांग्रेस की ही मिनिस्ट्री ने नागपुर में आरएसएस के लिए जगह अलॉट की, बड़ी जगह। इस वक्त अभी केरला में आपका अलायंस है एलडीएफ के साथ, यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसका नाम है शायद पूरा, तो ये कैसे आपका अलायंस हुआ, क्या क्या शर्तें थी आप दोनों के दरमियान? देखिए, हम मुल्क में सेकुलर डेमोक्रेसी के लिए लड़ने वाले जो सिंसियर पार्टी या लीडरशिप है, उनके साथ ही हम जाना चाहते थे। हमने हमें महसूस किया कि लेफ्टिस्ट, केरला के लेफ्टिस्ट या मुल्क के लेफ्टिस्ट कभी भी आरएसएस से कोई अलायंस समझौता नहीं किया। उनकी लाइन पूरी क्लियर थी। हाँ, आरएसएस से कभी उन्होंने नहीं किया, से कभी समझौता नहीं किया, बीजेपी से कभी नहीं किया, कम्युनलिस्टों से, फिर परस्त कभी नहीं किया। एक तो ये लाइन थी पूरी। दूसरा, जब से आईएनएल बनी तब से लगातार हम लोगों की लॉजिस्टिक और टेक्निकल एक सपोर्ट रही, हम लोग एक साथ काम करते रहे कॉमन इश्यूज़ पर, सेकुलर इक़्तिदार को, सेकुलर सियासत को बाकी रखने के मामले पर, फासिज्म के खिलाफ, एक्सट्रीमिज़म के खिलाफ, इंतहापसंदी के खिलाफ। उसमें ये बहुत सच्चे पक्के कमिटेड लोग हैं लेफ्टिस्ट, ये हमारा यकीन है उनके बारे में, और हमारा तजुर्बा भी हो गया। 27 साल हम उनके साथ काम कर रहे हैं। एलडीएफ में तो हम अभी पिछले 1-2 साल से आए हैं, पहले हम एलडीएफ में नहीं थे, लेकिन साथ हमारा काम होता था मिलकर। अब हम एलडीएफ के हिस्सेदार हैं, अंदर बैठे हुए हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। हमें महसूस करते हैं कि सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी जैसी पार्टी मिट तो सकती है, लेकिन कोई समझौता नहीं कर सकती आरएसएस से, जो इस वक्त बड़ी ज़रूरत है इस वक्त मुल्क में सियासतदानों, सियासी जमातों के लिए, कि वो स्टैंड लें। नुकसान होगा लेकिन मुल्क बचेगा। तो लेफ्ट पार्टियों के साथ आप इस तरह का अलायंस बंगाल में हासिल करने की कोशिश करेंगे और जगहों पर? देखिए, उनका कमिटमेंट है, हमारे एलडीएफ का हर जगह कमिटमेंट है कि जो माइनॉरिटी की पार्टीज़ भी काम करेगी और कम्युनल इश्यूज़ पर वो लोगों को कम्युनलाइज यानी फ़िरका वाराना ज़हनियत पैदा नहीं करेगी। नेशनल इश्यूज़ पर जाहिर है हमारे इश्यूज़ जो हमें मुसलमान साथ जाति के, वो तो हम उठाएंगे, उठाते हैं, वो भी फिर साथ होते हैं हमारे। उनके लोग भी जेल में हैं आजकल, वो साथ होते हैं, कम्युनिस्ट बहुत से जेल में। इस पर हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि इस मुल्क को बचाने के लिए इस वक्त जो सब सख्त तरीन ज़रूरत है वो आजमाइश से गुजर जाने की ज़रूरत है। और वो तब जाहिर है कि जब हम फासिस्ट एलिमेंट जो मुल्क में इस वक्त कब्ज़ा करते जा रहे हैं, उनके खिलाफ जब खड़े होंगे तो भरोसेमंद सियासी रफ़का चाहिए, जो हमें लगता नहीं हर पार्टी में पाया जाता है। अच्छा, एक और बात जो कई बार तो मेरे जहन में आता है कि उमूमन जो मुस्लिम लीग है उसको केरला की पार्टी ही समझा गया, ज़्यादातर अभी भी यही गढ़ है, बाकी जगह से पार्टी ख़त्म है, उसके जो सदर रहे ज़्यादातर इसी इलाके के रहे। इंडियन नेशनल लीग की भी शुरुआत केरला से एक तरह से हुई है, यहीं आपका गढ़ है, लेकिन आप सदर हैं और आप उत्तर प्रदेश के कानपुर से आते हैं, और भी कई आपके ज़िम्मेदार नॉर्थ इंडिया से, हालांकि नॉर्थ इंडिया में पार्टी का कोई असर रसूख वजूद नहीं है। तो यहाँ के लोग क्या इस बात को बर्दाश्त कर लेते हैं कि कोई नॉर्थ इंडिया का हमारी सदारत करे और आपके अंडर में इतना बड़ा कैडर है, सब कुछ चल रहा है? देखिए, इंडियन नेशनल लीग एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। मैं 6ठी मरतबा भी 2 दिन मीटिंग हुई 29-30 को ऑल इंडिया काउंसिल की। 6ठी मरतबा मुझे 3 साल के लिए इलेक्शन होता है। 6ठी मरतबा मुझे इनॉनिमसली इलेक्ट कर लिया मैंने। ये 1-2 मेंबर यहाँ बैठे हैं, मीटिंग में थे। मैंने कहा भाई अब मैं सदर नहीं रहना चाहता,
उनका नहीं, अभी तो आपको रहना पड़ेगा, अभी चलते फिरते हैं। एक बात तो ये देखिए आप, मैं कानपुर से आता हूँ, मैं मलयाली नहीं, मैं तमिल नहीं, ठीक है, लेकिन वो समझते हैं कि पार्टी में डेमोक्रेटिकली इलेक्शन हो और जो काबिल कबूल हो। यूनानिमस होना बड़ी बात होता है, 2 लोग इलेक्शन लड़ते हैं, 3 लोग ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दरअसल इतनी दूरअंदेशी है लोगों में कि इस शख्स की ज़रूरत है शायद, इसीलिए मुझे वो छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी तरह से क्योंकि आप पुरानी नस्ल से हैं, इब्राहिम साहब के दोस्त हैं। हाँ, भरोसा है, भरोसे के बगैर तो होता नहीं। अपने नाज़रीन को भी बता दें कि इब्राहिम सुलेमान सेठवाला, जिनकी बार बार बात हुई है, वो मुस्लिम लीग के सदर रहे पार्टी के आखिरी वक्त तक, जब नई पार्टी उन्होंने बनाई, और 7 मरतबा MP भी रहे, 6 मरतबा उन्होंने जीत हासिल की लोकसभा में, और 1 मरतबा राज्यसभा के भी मेंबर थे। तो एक बड़ी शख्सियत थी, महबूब मिल्लत के तौर पर उनको जाना जाता था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी वो फाउंडिंग मेंबर थे। सही बात है, उनके साथ मैं 35 साल रहा जी। और जाहिर है उन्हीं की तरबियत में मैंने सियासत की एक तरह से अरिबे सीखी और उसमें आमिल रहा। तो यहाँ का कैडर जो केरला तमिलनाडु का है, सेठ साहब की वजह से भी मुझसे मोहब्बत करता है और मेरी कोई दलील सुनने को तैयार नहीं कि आप ज़बान नहीं जानते, लेकिन आप इस तहरीक के हैं बानी, तो आपको रहना है। लेकिन हमारे यहाँ नायब सदूर में देखिए, एक नायब सदर बिहार के जी, एक नायब सदर तमिलनाडु के और एक नायब सदर केरला के और एक नायब सदर महाराष्ट्र के। 4 नायब सदर अभी मुस्लिम लीग के लोग अभी टूट कर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के जो नायब अभी भी आ रहे हैं टूट करके, महाराष्ट्र के मुस्लिम लीग के सदर थे, वो टूट कर आए हैं और नायब सदर इलेक्ट हुए हैं, तो टूट के आ रहे हैं वो। मुस्लिम लीग का देखिए स्कोप नहीं है इंडिया में। अब 2 बातें हैं। अब हिंदुस्तान का सिनेरियो ऐसा बन गया है कि नाम से किसी कौम के, किसी मज़हब के पार्टी चलाने के बाद बिरादरान वतन इसको गवारा नहीं करते। जी, ये चेंज आया, ये हमने इसको समझ लिया था। कम्युनिटी का नेम नहीं आना चाहिए, कम्युनिटी का नेम नहीं आना चाहिए। कम्युनिटी की फलाह के लिए फैसले भी करने चाहिए, उसको लागू कराने के लिए सियासी जद्दोजहद भी करनी चाहिए, सेकुलर अंदाज होना चाहिए। दूसरी वजह, एक तो ये वजह है। दूसरी बात है कि केरला सेठ साहब की सदारत से हटने के बाद अब केरला का सदर कौन, इंडियन मुस्लिम का सदर कौन है, लोग जानते नहीं। उसका विज़न देखिए बहुत महदूद है सदर का, आप भी नहीं जानते होंगे शायद, उसको मुलाकात भी शायद नहीं हुई, हालांकि वो लोकसभा में भी रहे DMK के टिकट पर। तो ज़रूरत इस ऐसे शख्स की है जो भारत की तर्जुमानी करे, मुल्क की तर्जुमानी करे, इलाकाई इंडिया से होगा, नॉर्थ से ही हो सकता है। लेकिन अभी आपने कहा कि एक वजह है कि मुसलमान नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन आपकी जो खुद पार्टी है INL, आपको जो झंडा है वो पूरा इस बात की अक्कासी करता है कि आप मुसलमानों की ही पार्टी, आपने हरा रंग चूज़ किया हुआ है जिसको समझा जाता है मुसलमानों का रंग है, आपने उस पर चाँद भी लगा रखा है जो एक पहचान है मुसलमानों की। तो आप कैसे इससे अलग कर रहे हैं ख़ुद को? देखिए, सवाल इससे नहीं होता कि है, सवाल एक्सेप्टेबिलिटी से होता है। हमारे झंडे में चाँद है, INL लिखा है, हरा रंग है, हरे रंग के झंडे की 7 पार्टियां भारत में इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड है, जिसके लीडर गैर मुस्लिम भाई हैं हमारे। तो रंग तो किसी कौम का नहीं होता है, पेड़ों का रंग हरा है और चांद जो है बहुत चांद देखिए ये कुदरत की एक खूबसूरत चीज़ है जो बढ़ती है, डूबती है, निकलती है। तो देखिए ये सही बात है कि मुसलमानों से एलिजियंस और ताल्लुक़ को हम थोड़ी खत्म कर सकते हैं। हम उसको कैसे करें, क्यों करेंगे भाई? हम शेरवानी भी पहनते, टोपी लगाते रखते हैं और दाढ़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं, और मुसलमान के ऐसे से हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान भी हैं। जो हमारे मुल्क के गैर मुस्लिम सियासतदान हैं, उनका एक माइंड सेट ये बन गया है कि नामनक्लेचर से नहीं आ पाते हैं। हाँ, उनको तो इंडियन नेशनल लीग में अभी क्या मुसलमानों के अलावा और कौन से लोग हैं? यानी जैसे हम बात करें दलित समाज की या आदिवासी समाज की, हिंदू समाज की, तो क्या वो लोग हैं आपकी पार्टी में? लोग मेंबर भी बना रहे हैं, वेलकम भी कर रहे हैं। और हमारे आपके अभी 4 नायब सदर है, उसमें से कोई एक है मुसलमानों के अलावा? हमारे एक बाकायदा वर्किंग प्रेसिडेंट लखनऊ के PC कुरील है, बस एक है, मतलब अभी बराए नाम आपने शामिल किया, परमानेंट नहीं, ओपन है हमारा। और अभी इलेक्ट हुए हमारे कर्नाटका के जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, जनरल सेक्रेटरी कर्नाटक इलेक्ट हुए। हम देखिए वो दरवाज़ा खुला हुआ है, जो लोग हिम्मत करें मुस्लिम क़यादत की पार्टी रखना हमारा जमहूरी हक़ है। या मेजॉरिटी अगर मुसलमानों की, डोमिनेंट मेजॉरिटी मुसलमानों की अगर नेशनल लीग में है, तो वो मुल्क के लिए
कि उसके मिजाज के, दस्तूर के खिलाफ नहीं है। अच्छा, इस वक्त आप भी केरला में, मैं भी केरला में हूँ, और यहाँ आपका 3 रोज़ा आईएनएल का कन्वेंशन हुआ जिसमें कई सारे फैसले हुए। कल रात में आईएनएल का बहुत बड़ा इजलास भी था बीच के किनारे, समंदर किनारे बीच पर, और बड़ी खूबसूरत जगह थी, काफ़ी भीड़ भी थी, हज़ारों लोग इकट्ठा थे, सारे लीडर्स थे। तो ये 3 दिन का आपका कन्वेंशन हुआ है सुलेमान साहब, इसमें क्या क्या अहम फैसले किए गए हैं? एक्चुअली 3 दिन का कन्वेंशन हमारा 28 को शुरू हुआ जी। तो उसमें अलग अलग इवेंट्स थे, अलग अलग प्रोग्रामिंग थी। लेडीज़ का प्रोग्राम था जिसमें सिर्फ लेडीज़ शरीक हुई, लेडीज़ स्पीकर, लेडीज़ पार्टिसिपेंट्स, यूथ का था, स्टूडेंट्स का था, लेबर्स का था। उनकी प्रॉब्लम क्या है, लेबर यूनियन हमारा है, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अलग अलग, वीमेंस लीग, लेबर यूनियन, SNL यानी स्टूडेंट लीग, नेशनल यूथ लीग NYL, सबके अलग अलग इजलास हुए। और आखिरी 29 का एक इजलास था 2:30 बजे से, वो था कि हाउ टू प्रोटेक्ट सेकुलर डेमोक्रेसी इन द कंट्री, फ्यूचर क्या है इसका। इसमें बुद्धिजीवी यानी इंटेलेक्चुअल स्पीकर थे हमारे, कई MPs थे, कई राइटर्स थे। तो इस तरह के अलग अलग प्रोग्राम हमने करके लोगों को जोड़ा है ताकि वो इस मुल्क को बचाने, समाज को बचाने खड़े हों। तो जाहिर है 3 रोज़ चला इसमें। आखिरी जो आपने कल देखा है जी, वो तो हमारी रैली थी, यानी एक शो ऑफ स्ट्रेंथ जिसे कह सकते हैं कि हमारे वर्कर्स मैदान में उतरे। हमारे वर्कर 14 डिस्ट्रिक्ट से आए, जो आपने खुद देखा होगा, हालांकि जिले का बैनर लगा के आए। तो ये आखिरी प्रोग्राम था। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो एक दिन की भीड़ जमा करने से नहीं खड़ी होती है, उसके लिए एक कैडर बेस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उसी लिए ज़रूरत होती है कि इस तरह के प्रोग्राम रखे जाएं। तो केरला के अलावा आप किन सूबों में आप चाह रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करे, वहाँ कैडर बनाए? अभी हमारे सामने सारे सूबे हैं, लेकिन 9 सूबों में हमने कुछ काम बढ़ाया है अपना। कौन से 9 सूबे? इसमें तमिलनाडु है, कर्नाटका है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, और दिल्ली प्रदेश है, और महाराष्ट्र है। इन स्टेट्स में तरजीहात की बुनियाद पर बढ़ाया है, और यहाँ दौरे हमारे शुरू हो गए। जैसे अब निकल रहा हूँ यहाँ से तो महाराष्ट्र पहले जाऊँगा, 2 दिन बाद वहाँ से फिर मैं चेन्नई जाऊँगा। तो कोशिश कर रहे हैं हम कि फिर से नए हौसले के साथ लोग खड़े हों और ये मुल्कगीर पार्टी बने। कोशिश। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे जनाब मोहम्मद सुलेमान साहब, आप मिली शख्सियत भी हैं, इंडियन नेशनल लीग के कौमी सदर हैं, और तफसील से आपने हमें बताया कि मुस्लिम लीग की क्या तारीख़ थी, मुस्लिम लीग से फिर जो मुस्लिम लीग के ही ज़िम्मेदारान थे क्यों अलग हुए, क्यों उनको इंडियन नेशनल लीग बनाने की ज़रूरत पड़ी, और जो सबसे अच्छी बात बताई सुलेमान साहब ने कि जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे वो चाहते तो मुस्लिम लीग को ही अलग कर सकते थे, लेकिन उस सूरत में हो सकता था कि पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए, मामला कोर्ट हो जाता है और फिर पुरानी पार्टी ख़त्म हो जाती, नई नई पार्टी बनती है। जैसे हाल ही में 2 पार्टी का मामला आया, रामविलास पासवान की पार्टी का झगड़ा हुआ, केस गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने उस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को बैन कर दिया और दोनों को कहा अलग अलग नाम से पार्टी बनाओ। शिवसेना के साथ भी अभी यही हुआ। तो एक अच्छी सोच का या फिक्र का मुजाहरा किया सुलेमान साहब या इब्राहिम सुलेमान सेठ वाला ने कि उन्होंने एक अलग रास्ता इख्तियार किया, कहा कि तुम लोग चलाओ मुस्लिम लीग को, अलग पार्टी बनाए इंडियन नेशनल लीग की। कैडर वही है, लोग वही हैं, जो लोग मुस्लिम लीग में थे वही इधर धीरे धीरे आ रहे हैं। ज़्यादातर उसके लोग उसी वक्त आ गए थे और अब भी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, चूँकि फ़िक्र वही है, थोड़ी बहुत तो तब्दीलियाँ होती रहती है और एक नई सोच के साथ इंडियन नेशनल लीग बन रही है। हम आपको भी बता दें कि मतलब मैंने बताया भी कि हिंदुस्तान में सिर्फ 4 ऐसी पार्टी है इस वक्त जिसकी लीडरशिप मुसलमानों के हाथ में है, और उस पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो असेंबली में है, जिसने चुनाव जीता है। उसमें पहला नंबर पर मुस्लिम लीग है जिसके पास सबसे ज़्यादा MLAs हैं, उसके बाद AIUDF है जो असम में है, फिर IMIM है, और उसके बाद चौथी पार्टी है इंडियन नेशनल लीग जिसके पास भले एक MLA है लेकिन अज़ाइम बुलंद है और इनका मंसूबा है कि हमने सेकुलर नाम रखा है तो फिर हिंदुस्तान में जाना है। कैसा लगा आपको हमारा इंटरव्यू, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इस तरह की जो पार्टियाँ हैं, जो मुसलमानों की सियासी तारीख़ है, हम आपको बताते रहते हैं, और इसलिए 3000 किलोमीटर का सफ़र करके मैं केरला आया हूँ ताकि केरला से दिखा सकूं कि क्या कुछ यहाँ की सरगर्मियाँ हैं, क्या कुछ हो रहा है। फिर मुलाकात होगी इसी तरह के और शख्सियत के साथ। अपना ख्याल रखें। मिल्लत टाइम्स को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, हमारे एसोसिएट या स्पेशल मेंबर बनिए, सिर्फ 89 रुपये की फ़ीस है। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।